देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक इसी तरीके से आजादी से पहले एक अखबार था नेशनल हेराल्ड, जो कि नेहरू जी ने 1938 में निकाला था। इस अखबार के थ्रू फ्रीडम फाइटर्स अपनी बात रखते थे, जो ऑल ओवर इंडिया में लोगों तक पहुंचती थी। नेहरू जी खुद भी इसमें अपने थॉट्स लिखते थे, ताकि जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई है वो और तेजी से आगे बढ़ सके। देखिए, एक अखबार को अगर आपको चलाना है तो उसको चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। इंडिया के कोने कोने से न्यूज लाना है, उसे पब्लिश करना है, एम्प्लॉयज की सैलरी है, रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसलिए नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए 5,000 फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग नेहरू जी ने पैसे इकट्ठे करके एक कंपनी बनाई, एजेएल, द एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड। अब आप कहोगे कि नेशनल हेराल्ड और एजेएल, इन दोनों में आपस में क्या लेना देना है? देखिए, अखबार चलाने के लिए जितने भी रिसोर्सेज, मैनेजमेंट और पैसे का जो सर्कुलेशन होता है, वो उस अखबार के पीछे जो कंपनी है वो हैंडल करती है। जैसे अभी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं हिंदुस्तान टाइम्स का एग्जांपल लूं, तो उसके पीछे जो कंपनी है उसका नाम है एचटी मीडिया लिमिटेड। ऐसे ही द हिंदू की बात करें तो उसके जो ओनर है वो कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड है। ठीक इसी तरीके से उस टाइम पे जो नेशनल हेराल्ड था, उस न्यूज़पेपर के पीछे जो ओनरशिप थी वो एजेएल, द एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के पास थी। और इस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स थे वो 5,000 फ्रीडम फाइटर्स थे। देखिए, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो कंपनी थी ये एजेएल, इसका कोई एक ओनर नहीं था। ये जो 5,000 फ्रीडम फाइटर्स थे, यही इसके ओनर थे। देखिए, ये जो कंपनी है एजेएल, द एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, इसका काम था न्यूज़पेपर पब्लिश करना। और एजेएल ने 3 लैंग्वेज में अखबार पब्लिश किए 1938 में। एक इंग्लिश, दूसरा हिंदी और तीसरा उर्दू। इंग्लिश में जो अखबार था उसका नाम था नेशनल हेराल्ड, हिंदी में जो अखबार था उसका नाम था नवजीवन, और जो उर्दू में अखबार था उसका नाम था कौमी आवाज। देखिए, एजेएल के जो 3 अखबार थे, इसमें से ये जो नेशनल हेराल्ड था उस टाइम पे काफी पॉपुलर हो रहा था। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने इसको 1942 में बैन भी कर दिया था, और फिर आगे चल के 1945 के बाद ये फिर से चालू हो गया था। और जब हमारा देश आजाद हो गया था तो उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स के व्यूज इसमें थोड़े से कम रहते थे, और कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी, उनके जो व्यूज थे, जो उनके थॉट प्रोसेस थे, वो ज्यादा पब्लिश होते थे इसमें। देखिए, नेशनल हेराल्ड जो था वो शुरू से ही कुछ खास प्रॉफिट नहीं बना पा रहा था, लेकिन नेहरू जी को इससे बहुत ज्यादा लगाव था। वो इसमें काफी कुछ लिखते भी थे, और एक बार तो इन्होंने ये तक कह दिया था कि आनंद भवन, जो कि इलाहाबाद में था उस समय, जहां पे रहते थे ये, अगर उसको भी बेचना पड़ जाए तो वो उसको बेच देंगे और नेशनल हेराल्ड को बिकने नहीं देंगे। लेकिन आगे चल के जब और भी न्यूज़पेपर आए तो नेशनल हेराल्ड को काफी लॉस होने लगा। नेशनल हेराल्ड को इतना ज्यादा लॉस हुआ कि 2008 में नेशनल हेराल्ड को बंद करना पड़ा। लेकिन नेशनल हेराल्ड के बंद होने की वजह से कोई इशू नहीं हुआ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। जो रियल इशू स्टार्ट हुआ जब नेशनल हेराल्ड बंद हो गया, उसके बाद जो ये जो एजेएल कंपनी थी उसके एसेट्स को लेके असली कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। अब देखिए, जो एजेएल कंपनी के एसेट्स को लेके जो बात है, इसको इस तरीके से समझिए। मान लीजिए कोई एक आदमी 30,000 रुपए कमा रहा है, तो ये जो 30,000 रुपए हैं, ये तो इसकी आमदनी हो गई। लेकिन हो सकता है उसके पास जमीन हो, शॉप हो, गोल्ड वगैरह हो, तो ये सारी जो चीजें हैं ये उसके एसेट्स हो गए। ठीक इसी तरीके से नेशनल हेराल्ड जो था वो कमा जो रहा था, वो बहुत कम कमा रहा था, लेकिन उसके पास एसेट्स बहुत थे, उसके पास जमीन बहुत ज्यादा थी, जिसको लेके पूरा बवाल शुरू हुआ। अब पहली चीज तो आप ये कहोगे कि जो एजेएल का काम था ये तो न्यूज चलाने का था, तो इसके पास एसेट्स कहां से आ गए, इसके पास जमीन कहां से आई। दूसरी चीज आप कहोगे कि नेशनल हेराल्ड जब बंद हो गया तो एजेएल जो कंपनी है फिर वो क्या काम कर रही थी। देखिए, एजेएल कोई नॉर्मल कंपनी नहीं थी। हमारा देश आजाद होने से पहले से ही एजेएल हमारे देश की आवाज थी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमोशनली काफी अटैच थे इससे। इसलिए टाइम टू टाइम एजेएल को न्यूज अलग अलग जगह पे चलाने के लिए, ऑफिसेस बनाने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जमीन मिलती थी, ताकि एजेएल ऑल ओवर इंडिया में अपनी ब्रांचेस चला पाए। और ये जो जमीन मिलती थी गवर्नमेंट से, ये कुछ लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती थी और कुछ होती थी ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। देखिए, लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए जो प्रॉपर्टी दी गई है, मान लो या फिर 20 साल या फिर 30 साल के लिए उसको दिया गया, और जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो दी गई है उस पर्टिकुलर टाइम तक आप उसको यूज कर सकते हो, उसको आप बेच नहीं सकते, उस पर आपका मालिकाना हक नहीं होता। वहीं अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि फ्री में आपको प्रॉपर्टी दी गई है, पूरा मालिकाना हक आपके पास होता है, आप चाहो तो उसको बेच भी सकते हो। तो ये जो एजेएल है, इसको लीज होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दोनों मिली थी। अभी 2013 में आपने सुना होगा कि पंचकुला में सीबीआई की जांच चल रही है, जहां पे एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से दे दिया गया। ये जो पंचकुला की प्रॉपर्टी थी ये एजेएल की प्रॉपर्टी थी, ये एजेएल का ही केस था। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पे कभी और बात करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं। तो 2008 में जब नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर बंद हुआ, उसके बाद एजेएल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था न्यूज़पेपर चलाने का, तो वो तो बंद हो गया। उसके बाद एजेएल ने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया, मतलब कि जो प्रॉपर्टी एजेएल के पास थी उसको मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह को रेंट पे देना शुरू कर दिया, और उससे अब कमाई होने लगी। देखिए, जो एजेएल की जो प्रॉपर्टी है ये पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये टोटल प्रॉपर्टी है कितनी, कहां कहां पे है ये प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, ताकि आगे जो पूरा केस है वो समझने में आसानी रहे। देखिए, मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, पंचकुला और पटना,
इन जगह पे एजेएल की प्रॉपर्टी है। अगर इस प्रॉपर्टी की कीमत की बात करें तो इसका जो रेट है वो हर आर्टिकल में अलग अलग लिखा है, लेकिन ज्यादातर आर्टिकल में 2000 करोड़ लिखा है। आप 10 में से 8 आर्टिकल देखेंगे तो 2000 करोड़ लिखा है, तो मैं 2000 करोड़ ही मान के चल रहा हूं। इसमें बहुत सारे आर्टिकल में ये चीज मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो रेट है 2000 करोड़ का, कि एजेएल की प्रॉपर्टी 2000 करोड़ की है, ये जो रेट है ये डीएलसी रेट है। असल में इसकी अगर वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, 6000 करोड़ से भी ज्यादा की है। देखिए डीएलसी रेट यानी कि वो रेट जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसी भी प्रॉपर्टी का। देखिए जो लोग जमीन खरीदते या बेचते हैं उनको पता होगा कि इंडिया के अंदर ओरिजिनल प्राइस पे जमीन नहीं बिकती है। जो डीएलसी रेट होता है उस रेट पे पेपर तो साइन हो जाते हैं, लेकिन टैक्स बचाने के चक्कर में बाकी पैसा जो होता है वो बैकडोर से लिया जाता है। देखिए अब ये भी देख लेते हैं कि जो एजेएल कंपनी थी ये शुरू तो 5000 फ्रीडम फाइटर्स ने की थी, लेकिन अभी किसके नाम पे है। देखिए 2008 आते आते 5000 में से कई फ्रीडम फाइटर्स की एज काफी हो गई थी जो इस दुनिया में नहीं रहे थे, तो टोटल 1054 शेयर होल्डर्स बचे थे 5000 में से। और इन बचे हुए 1054 शेयर होल्डर्स में से 33% शेयर्स राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के थे, करीब 20% से ज्यादा ललित सूरी के थे, ये भी कांग्रेस के खेमे से ही थे। 5% शेयर्स अमिताभ बच्चन के भी बोले जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक कंपनी रजिस्टर थी जिसका एड्रेस जो था वो अमिताभ बच्चन जी के घर का था, इसलिए लोग एज्यूम करते हैं कि ये भी इन्होंने लिए होंगे। ऑन रिकॉर्ड में कई बार इनसे पूछा गया जिसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। अगर कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए जिन्होंने आगे चल के अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं की, ये कहा जा सकता है कि एजेएल की जो ओनरशिप थी वो कांग्रेस के हाथ में थी, क्योंकि हायर अथॉरिटी जैसे डायरेक्टर वगैरह ये सब भी कांग्रेस के पास ही थी। देखिए अभी तक जो हमने डिस्कस किया 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो चुका है। एजेएल जो कंपनी है वो बंद नहीं हुई है, वो अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस करके कमाई कर रही है। प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो हमने डीएलसी रेट के हिसाब से 2000 करोड़ मान ली है। और ये जो ओनरशिप है कि एजेएल की ओनरशिप किसके पास है, हम ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों के पास है, क्योंकि सारी हायर अथॉरिटी पे कांग्रेस के लोग ही बैठे हैं और शेयर्स भी ज्यादा हैं इनके। अब इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं कि कांग्रेस ने एजेएल को टाइम टू टाइम लोन दिया है, जो कि इकट्ठा होकर होता है 90 करोड़। अब एजेएल को ये जो 90 करोड़ है वापस करने हैं कांग्रेस को। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस एजेएल को देश की धरोहर मानती है, इसलिए पैसा देके उसने इस कंपनी को बंद होने से बचाने की पूरी कोशिश की है। अब देखिए जो 90 करोड़ का लोन है, या तो एजेएल कांग्रेस को पैसा देके लोन खत्म कर दे, और अगर पैसा नहीं है तो अपनी इतनी प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी को बेच के कांग्रेस को पैसा लौटा दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2010 में एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है यंग इंडिया लिमिटेड के नाम से, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 76% शेयर्स होते हैं, और बाकी के जो 24% शेयर्स होते हैं ये कांग्रेस लीडर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम पे होते हैं। ये जो कंपनी है यंग इंडिया, इसको सेक्शन 25 के तहत खोला गया है। सेक्शन 25 का मतलब ये हुआ कि ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसका पैसा सिर्फ और सिर्फ इसके ऑब्जेक्टिव में ही यूज हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप लोगों से पैसा इकट्ठा करके एक वृद्धाश्रम खोलना चाहते हो, तो ये जो पैसा इकट्ठा होगा ये आप अपने पर्सनल अकाउंट में तो लोगे नहीं, वरना ट्रैक कैसे होगा कि जो पैसा आपने लोगों से इकट्ठा किया है वो आपने वृद्धाश्रम में यूज भी किया है कि नहीं। तो ऐसे केस में आपको एक नॉन प्रॉफिट कंपनी खोलनी होगी और सारा पैसा उस नॉन प्रॉफिट कंपनी के अकाउंट से ही मैनेज होगा, और सारा पैसा उस वृद्धाश्रम में ही आप यूज कर सकते हो। उस पैसे को आप अपने लिए यूज नहीं कर सकते हो। आपका काम सिर्फ इतना होगा कि ये नॉन प्रॉफिट कंपनी को आपको सिर्फ मैनेज करना होगा। तो ये जो यंग इंडिया कंपनी है ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसका ऑब्जेक्टिव सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना है। तो देखिए अब यंग इंडिया के आने से इसमें 3 एंटिटी हो गई हैं। एक एजेएल जो कि एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी मतलब कि लोगों ने पैसा इकट्ठा करके कंपनी को बनाया है। ये कंपनी किसी अकेले की नहीं है, जिसके पास जितने शेयर्स होंगे उसका उतना हक होगा इस कंपनी में। और दूसरा कांग्रेस जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, और तीसरी यंग इंडिया जो कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। तो ये जो 3 एंटिटी मैंने बताई हैं आपको, इन 3 एंटिटीज ने आपस में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस किए हैं जिसकी वजह से पूरे देश में बवाल मच गया है, और गांधी परिवार को इसकी वजह से कोर्ट में और ईडी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से हुई है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें होता यह है कि ये जो 90 करोड़ का लोन था जो कांग्रेस को एजेएल से वापस लेना था, तो कायदा तो ये कहता है कि एजेएल को ये पैसा कांग्रेस को वापस कर देना चाहिए, चाहे कमा के या फिर अपने एसेट्स को बेच के ये पैसा वापस कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी बजाय एक यंग इंडिया नाम से कंपनी खोली जाती है। ये यंग इंडिया कंपनी 50 लाख रुपए कांग्रेस को देती है, और ये जो 90 करोड़ का लोन था जो कांग्रेस को एजेएल से वापस लेना था, इसकी ओनरशिप कांग्रेस यंग इंडिया को दे देती है। मतलब कि अब एजेएल को 90 करोड़ रुपए यंग इंडिया को देने होंगे, पहले जो इसको कांग्रेस को देने थे। लेकिन इससे भी बड़ी चीज ये है कि जैसे ये लोन की ओनरशिप यंग इंडिया के पास आई, एजेएल ने 90 करोड़ लौटाने की बजाय अपनी कंपनी के सारे शेयर्स यंग इंडिया को दे दिए। इसका मतलब यह हुआ कि 90 करोड़ लौटाने की बजाय एजेएल ने अपने 2000 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी यंग इंडिया के नाम कर दी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी को 10 लाख का लोन दे दिया। वो आदमी एक न्यूज़पेपर चलाता है जिससे वो महीने का 10,000 रुपए कमा लेता है।
अब इसके साथ साथ उसके पास 2 करोड़ की जमीन भी है। कुछ जमीन उसकी साउथ दिल्ली में है, कुछ मुंबई में है और कुछ गाजियाबाद में है। अब उसका न्यूज़पेपर का काम लॉस में जाने लगता है, तो उसने न्यूज़पेपर बंद कर दिया और जो उसके ऊपर लोन था 10 लाख रुपए का, जो कि वो अपनी एक छोटी सी गाजियाबाद की प्रॉपर्टी बेच के पूरा कर सकता था, वो करने की बजाय उसने अपनी पूरी 2 करोड़ की जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है वो आपके नाम कर दी। सेम यही चीज यहां भी हुई है। एक कंपनी जिसका नाम यंग इंडिया है, जो सिर्फ 5 लाख रुपए से शुरू हुई थी, 50 लाख रुपए दे के कांग्रेस को 2000 करोड़ के एसेट्स की ओनर बन जाती है। और वहीं एक कंपनी जिसका नाम एजेएल है, जो कि 2000 करोड़ की मालिक थी, वो 90 करोड़ के लोन के चक्कर में अपने 2000 करोड़ की सारी प्रॉपर्टी यंग इंडिया के नाम कर देती है। देखिए, जो सारी चीजें हैं ये अननोटिस रहती, इनफैक्ट इस पे किसी का ध्यान भी नहीं गया होता। लेकिन दिक्कत तब होती है जब 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस चीज को लेके केस कर दिया कोर्ट में। अब मैं आगे कांग्रेस की भी साइड बताऊंगा, बट अभी जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस के ऊपर वो समझ लेते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा यंग इंडिया के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं और जो लोग इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, ये सेम वही लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। और ये सारे के सारे वही सेम लोग हैं जो एजेएल के अंदर भी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो तीनों एंटिटी हैं, इसके जो डिसीजन है वो सेम सेट ऑफ पीपल ले रहे हैं। और ये लोग तीनों एंटिटी को यूज करके इलीगल तरीके से पैसे घुमा रहे हैं और प्रॉपर्टी अपने नाम कर रहे हैं, और जिसका फायदा डायरेक्टली राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिल रहा है, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। इसमें इन्होंने कहा कि जो लोन एजेएल एक छोटी सी प्रॉपर्टी बेच के पूरा कर सकती थी, तो उसकी बजाय उसने अपनी कंपनी के सारे शेयर्स यंग इंडिया के अंदर क्यों कर दिए। दूसरी चीज इन्होंने कही, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। एक पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कंपनी को कॉमर्शियल पर्पस के लिए पहली चीज तो लोन ही नहीं दे सकती। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से इलीगल एक्टिविटी है। इसके आगे इन्होंने यह भी बोला कि एजेएल में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का पैसा लगा था और उनके शेयर्स भी थे इसमें। भले ही कांग्रेस के शेयर होल्डर्स जो थे वो मेजोरिटी में थे, लेकिन जब एजेएल ने अपनी कंपनी के सारे शेयर्स यंग इंडिया को ट्रांसफर करे, तो खाली कांग्रेस के जो शेयर होल्डर्स थे सिर्फ उनको ही पता था, बाकियों को नहीं पता था। उन्होंने प्रशांत भूषण का रेफरेंस दिया, जिनके फादर एजेएल के अंदर शेयर होल्डर्स थे। इसमें यह भी बोला गया कि यंग इंडिया ने जो 50 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी को दिए थे और एजेएल के 90 करोड़ का जो लोन था उसकी ओनरशिप ले ली थी, एक्चुअल में यंग इंडिया के पास इतने पैसे थे ही नहीं। यंग इंडिया ने डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ का लोन गलत तरीके से लिया था और फिर जाके कांग्रेस को ये पैसे ट्रांसफर किए थे। और ये जो यंग इंडिया ने डोटेक्स से जो लोन लिया था, इस लोन को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने सस्पिशियस बताया। ये जो कंपनी है डॉटेक्स, इसको सस्पिशियस तो बताया गया, इसके साथ साथ जिस एड्रेस पे डॉटेक्स कंपनी रजिस्टर्ड है वहां एक्चुअल में कोई कंपनी है ही नहीं, बल्कि एक 3 BHK का गेस्ट हाउस है, जहां पे पिछले 20 साल से सिर्फ एक केयर टेकर रह रहा है और कोई नहीं रह रहा। दूसरी चीज, डॉटेक्स कह रही है कि इसने यंग इंडिया को डोनेशन दी है, और जब यंग इंडिया की बुक्स देखी गई तो वहां पे पता चला कि यंग इंडिया ने इस 1 करोड़ रुपए को डोनेशन नहीं दिखाया, जबकि लोन दिखाया है उसको। तो ये भी सारी इंफॉर्मेशन मिसमैच हो रही है। देखिए, वैसे तो आप ये कह सकते हो कि ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का केस है, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये एक इंडिविजुअल सुब्रमण्यम स्वामी और कांग्रेस के बीच का केस है। बीजेपी इसमें कोई पार्टी है ही नहीं। इनफैक्ट जब 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल किया था, तब वो बीजेपी के मेंबर भी नहीं थे। बीजेपी के मेंबर वो 2013 अगस्त में बने। देखिए, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इसमें से 95% से भी ज्यादा अगर इनकी किताबें खुल गई तो ये सब कोर्ट के चक्कर लगाते फिरेंगे, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। जिसका टाइम होता है वो आराम करता है और बाकी दिक्कत में रहते हैं। पहले अमित शाह कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, अब राहुल गांधी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी तो कांग्रेस के पीछे पड़े ही थे, इनके साथ साथ इसमें 2 पार्टियां और आके जुड़ गई, एक ईडी और दूसरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सुब्रमण्यम स्वामी एक्यूज कर रहे थे चीटिंग और क्रिमिनल के एस्पेक्ट पे। ईडी इस पूरे केस में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल देख रही है, और इनकम टैक्स इसलिए आया क्योंकि 2011-2012 में जो इनकम बताई थी राहुल और सोनिया गांधी ने, एजेएल के टेक ओवर के टाइम पे वो डिटेल्स मिसमैच हो रही थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इनफैक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां तक बोल दिया कि कांग्रेस ने ये लोन एजेएल को दिया भी है, या फिर एजेएल की प्रॉपर्टी यंग इंडिया के नाम कराने की ये कोई ट्रिक है, क्योंकि इतना बड़ा लोन दिया गया और इसका रिकॉर्ड एजेएल और कांग्रेस के पास ही नहीं था। मतलब सारा रिकॉर्ड नहीं था। एजेएल की 72 एनुअल रिपोर्ट जो कि 2010 में आई थी, उसमें लोन का कहीं मेंशन ही नहीं था। जब राहुल और सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडिया ने एजेएल की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, तो उस पर्टिकुलर ईयर में, यानी कि 2011 से 2012 का जो इनकम टैक्स भरा था, उसमें ये चीज इन्होंने दिखाई नहीं थी कि ये एजेएल के डायरेक्टर बन चुके हैं, क्योंकि इससे रेंट भी आता था। तो जो इनकी लायबिलिटी थी इनकम टैक्स की, वो 100 करोड़ के करीब बन रही थी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज की भी इंक्वायरी कर रहा है। तो इस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी, ईडी और इनकम टैक्स राहुल गांधी को परेशान कर रहे हैं। तो हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा जो कोर्ट है इन सारी चीजों को लेकर वो क्या कह रहा है। ये सारी चीजें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हमें प्राइमा फेसी एविडेंस दिख रहे हैं।
तो अब ये प्राइमा फेसी का क्या मतलब हुआ, इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई पत्नी है, वो कोर्ट में जाती है और केस कर देती है कि उसका जो पति है वो किसी और औरत के साथ है। तो कोर्ट सबसे पहले तो ये पूछेगा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका जो पति है वो किसी और के साथ है। अब पत्नी अगर ये कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार मैंने इन दोनों को बाजार में देखा था, तो कोर्ट केस आगे ही नहीं बढ़ाएगा, वो वहीं रिजेक्ट कर देगा। कुछ ना कुछ सॉलिड प्रूफ देना होता है केस स्टार्ट करवाने के लिए भी। इसको कहते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस। तो इस केस को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सबूत दिए उसको देख के कोर्ट ने प्राइमा फेसी एविडेंस एक्सेप्ट कर लिए। अब केस आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज, जून 2014 में मजिस्ट्रेट मिस गोमती मनोचा जी ने यह कहा, और ये ऑन रिकॉर्ड है, कि अभी तक जो भी एविडेंस आए हैं उससे एक अटेम्प्ट लग रहा है पब्लिक मनी को पर्सनल यूज में लेने का। देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुन ली है। अब ये देख लेते हैं कि कांग्रेस का क्या कहना है इन सारी चीजों पे। इसमें कांग्रेस ने कहा कि एजेएल भी कांग्रेस की है, यंग इंडिया भी कांग्रेस की है, हमारे फ्रीडम फाइटर और नेहरू जी की बनाई हुई ये कंपनी है एजेएल, जिसको हम बंद नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए हमने इंडिया के अंदर से एक्सपर्ट बुलाए और उन्होंने ये प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए बताया, और इस प्लान को जब हमने इंप्लीमेंट किया तो इससे फायदा भी हुआ, एजेएल प्रॉफिट में भी आई। और रही बात फ्रॉड की, तो ये जो सारी डील है ये कांग्रेस टू कांग्रेस चल रही है, इसमें किसी बाहर वाले की जो इंटरफेरेंस है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसके रिप्लाई में सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि जमीन जो है वो गवर्नमेंट की थी, जिसको न्यूज़पेपर चलाने के लिए दिया गया था। ये लोगों का पैसा है, इसको आप पर्सनल मैटर नहीं बोल सकते हैं। जब कांग्रेस से पूछा गया कि यंग इंडिया को बीच में लाने की क्या जरूरत पड़ गई, इस पे कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये किसी कॉमर्शियल एंटिटी को टेक ओवर नहीं कर सकती, इसलिए यंग इंडिया को रजिस्टर करके लोन की जो ओनरशिप है वो यंग इंडिया को दी गई। जब पूछा गया कि राहुल और सोनिया गांधी को 76% शेयर्स क्यों दिए गए, इस पे कांग्रेस ने बोला कि यंग इंडिया एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो कि सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव पे ही पैसा खर्च कर सकती है। इससे भले ही मेजोरिटी ऑफ शेयर्स राहुल और सोनिया गांधी के पास चले गए, लेकिन इससे उनको कुछ प्रॉफिट नहीं हो सकता है। इस चीज के काउंटर में यह बोला गया कि अभी भले ही ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, लेकिन आगे चल के सेक्शन 25 और सब सेक्शन 7 के हिसाब से इसको आगे चल के कन्वर्ट भी किया जा सकता है और इससे फायदा भी उठाया जा सकता है। इस पे कांग्रेस ने कहा कि जो केस अभी हुआ ही नहीं है, जो फ्यूचर में होगा उसकी आप बात कर रहे हो, तो उस हिसाब से तो अभी जो करंट केस चल रहा है ये बनता ही नहीं है। जब फ्यूचर में क्राइम होगा तब आप केस करिएगा। कांग्रेस ने यह भी ऐड किया कि आपने पूरे इंडिया में हल्ला कर दिया, इतना बड़ा केस चला दिया, लेकिन सब लोग मिलकर एक भी प्रूफ ऐसा नहीं दे पाए जिसमें एक भी रुपए का प्रॉफिट राहुल या फिर सोनिया गांधी के पर्सनल अकाउंट में गया हो। जब कांग्रेस से बोला गया कि 90 करोड़ के लिए आपने एजेएल की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दी, आप कोई छोटी सी प्रॉपर्टी बेच के भी ये चीज पूरी कर सकते थे। इस पे कांग्रेस ने बोला कि पहली चीज, एजेएल के पास 90 से 95% लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, उसको बेचा नहीं जा सकता, और जो बाकी बची प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 1.7 करोड़ है। 99% are leasehold properties। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कांग्रेस ने दी ये गलत निकली। जब डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि कांग्रेस ने खुद डिक्लेयर किया था कि 70% जो इसके पास प्रॉपर्टी है वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, इसको ये बेच भी सकते हैं। और ये जो 1.7 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू बताई इन्होंने, ये भी गलत निकली। इसको जब प्रॉप इक्विटी के रेट से चेक किया गया तो जो दिल्ली की प्रॉपर्टी थी उसका रेट 60 करोड़ निकला, बैंड्रा जो प्रॉपर्टी थी उसका 200 करोड़ निकला, पंचकुला का 40 करोड़, लखनऊ का 300 करोड़ का रेट निकला। तो ये जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इन पे कांग्रेस ने सही से क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, मे बी आगे चल के दे। और ये जो भीड़ इकट्ठी होती है कोर्ट जाने पे, और ये जो सत्याग्रह वगैरह इन सब की जो बातें चल रही हैं, सब फालतू की बातें हैं।